चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। क्या बोलता है ये बेसिकली एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन की बात करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला रमेश कोविड टाइम में इन बॉटल्स की बहुत जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कि रमेश स्टील इंपोर्ट कीजिए, स्टील इंपोर्ट करके ये बॉटल बनाइए। अगर आप ये थर्मल बॉटल बनाओगे तो स्टील पे जो ड्यूटी है 30%, हम सिर्फ आपसे 10% कलेक्ट करेंगे, 20% का एग्जम्पशन दे देंगे और माइट भी पूरे 30% का एग्जम्पशन दे देंगे। उसको बोलते हैं एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन। स्टील इंपोर्ट करो, स्टील पे ड्यूटी तो है, लेकिन अगर आप एंड यूज कर रहे हो, ये बोतल बना रहे हो, तो सर स्टील पे जो ड्यूटी है वो हम आपसे कम ले लेंगे, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा कि एंड यूज जो हमने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में बोला है वो होना चाहिए, तो आप अगर इंपोर्ट करोगे तो हम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन सुनिए गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगा कि एक बार आपने इंपोर्ट कर दिया, स्टील क्लियर करवा लिया, अब एंड यूज जो उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में बोला हुआ है वही हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल आपने स्टील मंगाया, गवर्नमेंट ने आपको 30% का ड्यूटी का एग्जम्पशन दे दिया। किस लिए दिया? कि आप बनाओगे बॉटल, लेकिन आपने तो कुछ और बना लिया। तो गवर्नमेंट उस कंट्रोल को रखने के लिए कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स बनाया है। गवर्नमेंट बोल रहा है एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन concessional rate of duty allowed to be paid on imported goods if end use is as specified in the exemption notification। गवर्नमेंट ने एक exemption notification इशू किया है। फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला आप मंगाइए इंडिया के बाहर से स्टील, ठीक है सर, स्टील इंडिया के बाहर से मंगाइए। स्टील को जब आप इंडिया में क्लियर कराओगे, स्टील को जब आप इंडिया में आप स्टील मंगाइए, स्टील को जब आप क्लियर कराओगे लगता है 30% ड्यूटी जनरली, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला है बॉटल बनाने, आपने बोला यस सर मैं बॉटल बनाऊंगा, तो 30% की जगह समझ लीजिए 10% का आपको एग्जम्पशन देके सिर्फ 20% आपसे कलेक्ट करेंगे, या समझ लीजिए पूरा 30% का एग्जम्पशन देके आपसे सिर्फ 0% ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एंड यूज बॉटल होने वाला है। लेकिन एंड यूज आप फैक्ट्री में बॉटल ही बनाओगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को आपके पीछे लगा दिया कि एक्चुअली आप एंड यूज बॉटल बना रहे हो या नहीं। ठीक है सर, क्योंकि लोग क्लियर कराने के बाद कुछ और बनाने लग गए, तो गवर्नमेंट ने बोला एंड यूज इंश्योर करने के लिए हमने कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स बनाया है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है यहाँ पे। सर मैं हूं एक इंपोर्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपको अपने कस्टम ऑफिसर के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के आना है। एट स्टेज 1 रूल नंबर 4 बोलता है सर इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन टू द एसी और डीसी। आपको अपने एसी डीसी के पास जाना है और उसको प्रायर इंफॉर्मेशन देना है, बेसिकली केवाईसी करवाना है अपना, आपको एक दूसरे को जानना है। तो आप जाइए उसको बताइए सर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, आपका नेम एड्रेस बता दीजिए, प्लस अगर आपका कोई जॉब वर्कर है उसका एड्रेस बता दीजिए, द गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस अंडरटेकन एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे क्या प्रोसेस अंडरटेक करोगे वो भी बता दीजिएगा, और जॉब वर्कर जो है वो क्या प्रोसेस अंडरटेक करेगा, मतलब आप गुड्स को फर्दर जॉब वर्क के लिए भेजोगे, जॉब वर्क क्या प्रोसेस अंडरटेक करेगा वो भी बता दीजिएगा। द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यूज, सर कौन से गुड्स आपके मंगाने हैं, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बताइएगा। नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर्ड यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, जो आप इंपोर्टेड गुड्स मंगाओगे उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे या उनसे सर्विस दोगे, अगर सर्विस दोगे तो क्या सर्विस देने वाले हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। बेसिकली जाइए मिल के आइए कस्टम ऑफिसर को, बेसिक इंफॉर्मेशन ये दे दीजिएगा। ठीक है सर, अब चालू होगा, क्या चालू होगा सर? मैंने क्या किया, अब मेरे को गुड्स मंगाने हैं इंडिया के बाहर से, यस सर मेरे को गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाने हैं, तो पहले एक प्रायर इंफॉर्मेशन दीजिए। प्रायर इंफॉर्मेशन इन डुप्लीकेट मतलब 2 सेट दीजिएगा। किसको देना है? अपने जुरिसडिक्शनल एसी और डीसी, जिसका बेसिकली जुरिसडिक्शन है, जिस ऑफिसर का जुरिसडिक्शन है आपकी फैक्ट्री के ऊपर, यही बोला है मैंने यहाँ पे, having jurisdiction over the premises where imported goods are put to use for manufacturing the goods or for providing the service। याद रखिएगा एंड यूज सर्विस भी हो सकता है, एंड यूज गुड्स भी हो सकता है।
हमेशा एग्जाम्शन मिल जाएगा अगर एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो एंड यूज आप करने वाले हो, तो इंपोर्टेड गुड्स पे आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। कैसे मिलेगा एग्जाम्शन? पहले जाइएगा, ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दीजिएगा। क्या देना है इंफॉर्मेशन? एड्रेस वेयर इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज, इसको एड्रेस दे दीजिएगा ताकि ये ध्यान रख पाए आपके प्रेमाइसेस में एक्चुअली वो गुड्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सर एस्टिमेटेड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स, कितना गुड्स आप इंडिया के बाहर से मंगाने वाले हो, एस्टिमेटेड क्वांटिटी। पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, देखिए सर गवर्नमेंट ने एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इशू किया है, वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन को भी चिपका दीजिएगा। मतलब बेसिकली आपको एक बुकलेट बनाना है जिसमें आपको एड्रेस देना है, आपको एस्टिमेटेड क्वांटिटी बताना है, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के बारे में बताना है, प्लस पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। सर समझ लीजिए आप मुंबई में हो सकता है कि आप केरला पोर्ट में गुड्स मंगा रहे हो, तो सर कहां कौन से पोर्ट पे आप गुड्स मंगा रहे हो, प्लस बॉन्ड विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, मतलब आपको एक बॉन्ड और बॉन्ड भी लगाना है। तो बेसिकली एड्रेस कहां गुड्स को मैं यूज करने वाला हूं, सेकेंडली एस्टिमेटेड क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स, थर्डली सर जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आया है वो चिपका दीजिएगा साथ में। उसके बाद बोला है कहां आप कौन से पोर्ट में मंगा रहे हो वो बता दीजिएगा। उसके बाद एक बॉन्ड दे दीजिएगा विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी। ये डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी बनाइएगा। कितने सेट बनाने हैं सर? 2 सेट बना के आपको इनको दे देना है प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब आपके गुड्स तो इंपोर्ट हो चुके हैं। यस सर, हमारे गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। एक काम कीजिएगा, अब आपके गुड्स जो इंपोर्ट हो गए हैं, आप जाओगे केरला पोर्ट, राइट? आपको जाना है केरला पोर्ट अपने गुड्स लेने के लिए। तो आप हो इंपोर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप जाइए केरला पोर्ट। केरला पोर्ट में जो एसी और डीसी बैठा होगा ये भी आपको गुड्स क्लियर करने नहीं देगा। तो आप एक काम कीजिएगा, यहां केरला पोर्ट में पहले तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा। 30% ड्यूटी देना था, 30% से 20% का आपको एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में एग्जाम्शन मिल गया है, तो 10% जो ड्यूटी है वो दे दीजिएगा, प्लस एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा इस ऑफिसर को। मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन बनाया था ना, वो इंफॉर्मेशन का एक सेट इसको भी दे दीजिएगा। ठीक है सर, अब आपने एक सेट इसको दे दिया, 2 सेट आपने अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को दिया था जिसका जुरिसडिक्शन आपका फैक्ट्री के ऊपर था। वो क्या करेगा, वो एक सेट फॉरवर्ड कर देगा इस ऑफिसर को, वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा इस ऑफिसर को। ठीक है सर, उसने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दिया इस ऑफिसर को। ये ऑफिसर क्या करेगा, आपने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इसको दिया है, प्लस इसको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एसीडीसी ने दिया है, दोनों सेट को कंपेयर करके देखेगा कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, अब ये ऑफिसर एक बार चेक करने के बाद अलाउ कर देगा कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। मतलब आपके गुड्स थे कस्टडी ऑफ कस्टोडियन में, आप जाइए कस्टोडियन के पास, क्लियरेंस ऑर्डर दीजिए, अपना गुड्स लीजिए और घर चले जाइए। रिसिप्ट ऑफ द गुड्स इन द प्रेमाइसेस, मतलब आपने क्या किया, कस्टम ड्यूटी एट कंसेशनल रेट पे किया और आपने गुड्स क्लियर कराए और घर आ गए। कैसे हुआ सर? पहले आपने अपने एसीडीसी को, जिसका जुरिसडिक्शन आपके फैक्ट्री के ऊपर था, उसको 2 सेट इंफॉर्मेशन दिया, आप गए पोर्ट पे बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, सेल्फ असेसमेंट किया, ड्यूटी पे किया और एक सेट दे दिया एसीडीसी एट द पोर्ट को। ठीक है सर, अब एसीडीसी क्या करेगा, चेक वगैरह करेगा। अब आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर एसीडीसी एट द पोर्ट को भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा। तो एसीडीसी एट पोर्ट के पास इंफॉर्मेशन रहेगा जो आपने दिया है और जो उसको फॉरवर्ड हुआ है बाय योर एसीडीसी, मतलब इसने जो भेजा है वो इंफॉर्मेशन भी इसके पास रहेगा, प्लस आपने जो दिया है वो भी इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगा। सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कंपेयर करके देखेगा, हाँ सेम है। अब ये क्या करेगा, क्लियर करने के लिए क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा और आप गुड्स क्लियर करके ले आइए। अब क्या है सर, आपने गुड्स क्लियर करके ले आए, इंपोर्टेड गुड्स जो थे उसको यूज कीजिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। मतलब आपने बोला था आप बॉटल बनाओगे, बनाइए बॉटल। सर मैंने बोला था सर मेरे को आईपैड इंपोर्ट करना अलाउ कीजिए, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अगर कोई आईपैड इंपोर्ट करता है और सीए के बच्चों को पढ़ाता है, मैं ये सब जो एग्जांपल दे रहा हूं ये ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस है। ठीक है बाबा, कि आप आईपैड इंपोर्ट कीजिए, सीए के बच्चों को पढ़ाइए, आईपैड पे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी देना पड़ेगा। तो क्या बोला इन्होंने, या आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लीजिए या सर्विस के लिए, जो आपने बोला था उसके लिए यूज कीजिए, स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप यूज कर लीजिए। अगर आपने इंटेंडेड यूज के लिए यूज कर लिया, जाके कस्टम ऑफिसर को बताइए कि सर मैंने इंटेंडेड यूज के लिए यूज किया है। वो क्या करेगा, आपका बॉन्ड जो था वो कैंसिल करके रिटर्न कर देगा। मैंने मंगाया था स्टील, स्टील से बॉटल बना ली, ऑफिसर को बता दीजिए, ऑफिसर क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिसर आपका बॉन्ड कैंसिल करके आपको बॉन्ड रिटर्न कर देगा। ठीक है सर, मतलब आपने अगर इंटेंडेड यूज के लिए यूज किया है, इन्फॉर्म कर दीजिए, इन्फॉर्म द ऑफिसर, मतलब प्रॉपर ऑफिसर, जो भी आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म कीजिए। आपका जो बॉन्ड आपने उसको दिया था, बॉन्ड कैंसिल करके वो आपको बॉन्ड रिटर्न कर देगा। यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, जो आपने बॉन्ड दिया था वो बॉन्ड कैंसिल करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है सर, CANCEL। ठीक है सर। सर अगर मैंने इंटेंडेड यूज नहीं किया तो ये बोल रहे हैं सर एक काम कीजिए, जो भी अनयूटिलाइज प्रोडक्ट था, या समझ लीजिए कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया था, जो इंपोर्ट किया था रॉ मटेरियल वो डिफेक्टिव निकल गया, तो सर अनयूटिलाइज्ड या डिफेक्टिव को विद इन 6 मंथ फ्रॉम इंपोर्टेशन विद द परमिशन ऑफ जुरिसडिक्शनल ACDC आप री एक्सपोर्ट कर दीजिए। री एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने पे 30% में 20% एग्जम्पशन देते हुए 10% ड्यूटी लगा था, ये 10% का भी हम रिफंड दे देंगे अगर आपने री एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब आपने अगर गुड्स को यूज नहीं किया, जो इंपोर्ट किया था, री एक्सपोर्ट कर दोगे तो ड्यूटी रिफंड मिल जाएगा। सर मैंने क्या किया, मैंने री एक्सपोर्ट भी नहीं किया, इंटेंडेड यूज भी नहीं किया, स्टील को कर दिया क्लियरेंस, डोमेस्टिकली क्लियर कर दिया, कोई और यूज के लिए यूज कर लिया। ये बोल रहे हैं अगर आपने clear the unutilized or defective goods with the permission of jurisdictional ACDC within 6 months from the date of import, or you fail to perform the intended use, और री एक्सपोर्ट भी नहीं किया आपने, बोल रहा है आपने डोमेस्टिकली उन गुड्स को क्लियर कर दिया या री एक्सपोर्ट भी नहीं किया है, जो इंटेंडेड यूज था इंटेंडेड यूज भी नहीं किया, तो वो बोल रहे हैं सर देखिए, डोमेस्टिकली अगर क्लियर कर दिया या इंटेंडेड यूज अगर नहीं किया, डोमेस्टिकली अगर क्लियर कर दिया या इंटेंडेड यूज अगर नहीं किया, तो ये बस सिंपल सा आपको बोलेंगे कि जो भी 30% ड्यूटी था, 20% आपको एग्जम्पशन देते हुए सिर्फ आपने 10% पे किया था, जो एग्जम्पशन दिया था वो ड्यूटी दे दीजिए बस। पे द डिफरेंशियल ड्यूटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। जिस दिन इंपोर्ट किया था, जिस दिन पे कर रहे हो उतने दिन का इंटरेस्ट भी दे देना 15% का, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और एल्स ACDC क्या करेगा, आपने बॉन्ड दिया था, बॉन्ड को रियलाइज कर लेगा, शैल इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड। सर सिंपल है, मैंने जो इंपोर्ट किया उसको इंटेंडेड यूज के लिए यूज कर लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंडेड यूज के लिए यूज नहीं किया तो री एक्सपोर्ट कर दो इंडिया के बाहर, ड्यूटी रिफंड मिल जाएगा। सर इंडिया के बाहर री एक्सपोर्ट भी नहीं किया, इंडिया में क्लियर कर दिया, तो जो डिफरेंशियल ड्यूटी था वो दे देना, या इंटेंडेड यूज के लिए यूज नहीं किया, जो डिफरेंशियल ड्यूटी था वो दे देना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। जल्दी 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 बताइए, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। अब सुनिए, जो ये इंपोर्टर होता है ना, इसको इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीट कि सर आपको गुड्स जो मिल गए हैं, सुनिए, ये जो गुड्स आप जब रिसीव कर लेते हो ना, आप जब गुड्स रिसीव कर लेते हो, यहां एक और पॉइंट है कि आपको इंफॉर्मेशन देना होता है टू ए सुपरिटेंडेंट और अप्रेजर। बेसिकली जो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर होता है, ये तो ACDC है, ये सुपरिटेंडेंट है, इसको बता देना है कि सर मेरी फैक्ट्री में गुड्स आ गए हैं। आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, बिल ऑफ एंट्री वाइज, एंड प्रोड्यूस करना है ACDC जब भी मांगे। सबमिट क्वार्टरली रिटर्न टू योर जुरिसडिक्शनल ACDC बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। आपको एक रिटर्न भी फर्निश करना होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, गुड्स इंपोर्ट कर लीजिए, ACDC को 2 सेट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, पोर्ट पे, ये पोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा एक सेट, आप जाइए पोर्ट में गुड्स क्लियर करा लीजिए, क्लियर करा के घर ले आइए, घर ले आओगे, घर एक बार गुड्स आ गए तो सर इसको बता दीजिएगा कि गुड्स आ गए हैं। उसके बाद ये क्या बोलेगा, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर लीजिए, और अकाउंट्स का एक रिटर्न, अकाउंट्स नहीं, एक रिटर्न आपको सबमिट करना है ACDC को बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है सर। अब आपने अगर इंटेंडेड यूज किया, वेरी गुड, इंटेंडेड यूज नहीं किया, री एक्सपोर्ट कर दीजिए, री एक्सपोर्ट भी नहीं किया, गुड्स इंडिया में क्लियर कर लिया, या इंटेंडेड यूज नहीं किया, तो आपको डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब सुनिए, प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। देखिए, मैंने स्टील इंपोर्ट किया, स्टील इंपोर्ट करके बॉटल बनाना है। अब बॉटल बनाने के लिए मेरे को एक जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर के पास इसको भेजना है, मतलब ये जो स्टील है इसको जॉब वर्कर के पास भेजना है, तो सर उसका क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर्स फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क, ये लास्ट टाइम का अमेंडमेंट था, प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब
आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, आपने स्टील मंगा लिया है अपनी फैक्ट्री में, अब स्टील को आप भेज सकते हो जॉब वर्क के लिए, ताकि जॉब वर्कर ये बोतल बना ले। तो आप जॉब वर्क के लिए भी भेज सकते हो, वो प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो गए हैं। मैंने क्या किया, रेगुलर क्लास में जो पढ़ाया था उसका एक चार्ट यहां पे ले आया। ठीक है सर, समझ लीजिए आप हो प्रिंसिपल, आपने गुड्स को इंपोर्ट किया। ठीक है सर, देखिए बाबा पॉज करके क्लास के बाद बना लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। आप हो प्रिंसिपल, आपने क्या किया है, आपने इंडिया के बाहर से स्टील मंगाया है। अब वो स्टील को आपको भेजना है जॉब वर्क के लिए। बाबा जब जॉब वर्कर के पास भेजते हो ना, तो कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। सर क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? पहले एक काम कीजिए, आप अपने जुरिसडिक्शनल एसीडीसी के पास जाइए। कौन? मैं हूं प्रिंसिपल, मेरे को गुड्स भेजने जॉब वर्क के लिए, मैं जाऊंगा अपना जुरिसडिक्शनल एसीडीसी के पास। मैं अपने जुरिसडिक्शनल एसीडीसी को बताऊंगा कि सर कौन जॉब वर्कर है, नेम एंड एड्रेस ऑफ जॉब वर्कर। ठीक है, उसके बाद नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क, कि सर क्या जॉब वर्क करने वाला है, प्लस क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूं। इसका 2 सेट इंफॉर्मेशन बनाते हुए मेरे को अपने जॉब वर्कर के लिए बेसिकली सर कौन जॉब वर्कर है, क्या जॉब वर्क करने वाला है, और क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैं उसको भेज रहा हूं, इसका 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बना के मेरे को जाना है अपने एसीडीसी के पास। ठीक है, एसीडीसी क्या करेगा, पहले स्टेप में ये इंफॉर्मेशन सारा मेरे को देना है अपने एसीडीसी को। सेकेंडली मेरा एसीडीसी फॉरवर्ड कर देगा ये इंफॉर्मेशन को टू द जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर ऑफ द जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का जो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर है उसको एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगा कि ये गुड्स रमेश भेज रहा है, ये आपका जॉब वर्कर, जो भी डिटेल्स है। ये जो सेट मैंने 2 सेट बना के दिए थे, एक सेट अब उस जॉब वर्कर के कस्टम ऑफिसर को भेज देगा। ठीक है सर, उसके बाद कुछ नहीं है, आपने अपने कस्टम ऑफिसर को दे दिया इंफॉर्मेशन, उसने जॉब वर्कर के कस्टम ऑफिसर को एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भेज दिया, आप गुड्स भेज दीजिए। थर्ड स्टेप में आप गुड्स भेज दीजिए along with a copy of चालान। सेंड द गुड्स along with a copy of the चालान। जैसे जीएसटी में अपना डिलीवरी चालान था, वही एक चालान लगाइए और गुड्स भेज दीजिए along with a copy of the चालान। थर्ड स्टेप में आपने भेज दिया। सर अब जॉब वर्कर क्या करेगा? जॉब वर्कर जॉब वर्क करेगा और गुड्स को रिटर्न कर देगा विद इन हाउ मच टाइम? यहाँ 6 महीने का टाइम है। फोर्थ स्टेप में गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा विद इन हाउ मच टाइम? 6 मंथ्स जॉब वर्कर को आपके गुड्स जॉब वर्कर के रिटर्न कर देने हैं। सर यहाँ पे और कुछ पॉइंट बोले गए हैं। जॉब वर्कर मेंटेन अकाउंट्स ऑफ रिसीट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेस्ट और स्क्रैप विच इज जनरेटेड, इसका अकाउंट्स मेंटेन करेगा कौन? जॉब वर्कर। प्रोड्यूस ऑन डिमांड, अगर उससे ऑफिसर मांगेगा, कस्टम का ऑफिसर जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पोस्ट कंप्लीशन, एक बार जॉब वर्क हो गया, जॉब वर्क होने के बाद या तो ये गुड्स वापस भेज देगा आपके पास। ठीक है सर, अगर वापस नहीं भेजेगा तो क्या करेगा? दूसरे कोई जॉब वर्कर को भेज देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो सर सेंड द गुड्स बैक टू द प्रिंसिपल और सेंड द गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मैंने आपको क्या बोला, क्या प्रोसेस होता है गुड्स को जॉब वर्क के भेजने के लिए? सर आप अपने जुरिसडिक्शनल एसीडीसी को 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर कौन जॉब वर्कर है, क्या प्रोसेस अंडरटेक करने वाला है, कितने गुड्स मैं अपने जॉब वर्कर को भेज रहा हूं। आपने 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, वो क्या करेगा, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जॉब वर्कर के जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। अब आप गुड्स भेज दीजिए टू योर जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क अलोंग विथ ए चालान। ठीक है, जॉब वर्कर के पास गुड्स चले गए, जॉब वर्कर क्या करेगा, जॉब वर्क करेगा और गुड्स 6 महीने में रिटर्न कर देगा। जब वो जॉब वर्क करेगा तो गुड्स का रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करेगा कि क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस किए मैंने, क्या स्क्रैप जनरेट हुआ वगैरह। ठीक है सर, मेंटेन करेगा और गुड्स को 6 महीने में वापस भेज देगा या दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है सर, अब सुनिए मैंने क्या किया था। बेसिकली जब गुड्स इंपोर्ट किए इंडिया में, इंपोर्ट करके क्लियर करा के जॉब वर्कर को भेजे, उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है पूछेंगे, फिर भी है आपके चैप्टर में तो मैंने पढ़ा दिया। एक छोटा सा पॉइंट है, जॉब वर्क इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स विच आर गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स देयर ऑफ। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह के लिए जॉब वर्क अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। जॉब वर्क सबके लिए अलाउड है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आइटम के लिए जॉब वर्क पे भेजना गुड्स अलाउड नहीं है। ठीक है सर समझ लीजिए मैंने गुड्स भेजे जॉब वर्कर को बनाना था बोतल, थर्मल बॉटल, जॉब वर्कर ने कोई और यूज के लिए यूज कर लिया। याद रखिएगा, इफ गुड्स आर नॉट यूज्ड एज पर जॉब वर्क का पर्टिकुलर्स, मतलब जो आपने बोला था
कि सर नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब वर्क, क्या जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, अगर कोई और यूज के लिए जॉब वर्क करने यूज कर लिया तो ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल को डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा। वायलेशन हो गया ना, वायलेशन होते ही प्रिंसिपल देगा डिफरेंशियल ड्यूटी प्लस पेनल्टी, और जॉब वर्कर पे भी लगेगा पेनल्टी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैंने अपना प्रोसीजर फॉर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क खत्म किया है। अगर आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके, मतलब क्लास के बाद वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा इस चार्ट को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया एक मशीन। अब सुनिए, मशीन को मैंने क्या किया, पोर्ट से क्लियर करा लिया, कस्टम पोर्ट से मैंने मशीन को क्लियर करा लिया। मैं आपको ऐसे बोलता हूं, मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया एक मशीन। ठीक है सर, मशीन को इंपोर्ट किया, मशीन को इंपोर्ट करके मशीन को क्लियर करा लिया, क्लियर कराया तो सर उस पर मैंने कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी समझ लीजिए 30% था, 20% का एग्जम्पशन लेते हुए 10% का ड्यूटी दिया। ठीक है सर, अब मैंने मशीन को क्या किया, मशीन जो था, मशीन को यूज कर लिया फॉर द इंटेंडेड यूज। हो गया सर, यूज हो गया, 2 साल मैंने यूज कर लिया। अब मेरे को वो मशीन को क्लियर कर देना है डोमेस्टिकली। पहले प्रोविजन नहीं थे, लास्ट अटेम्प्ट में एक अमेंडमेंट आया था, प्रोविजंस फॉर क्लियरिंग द मशीन इन इंडिया, वो इंट्रोड्यूस कर दे गए। मतलब आपको, आपने जो मशीन मंगाया था, इसको इंटेंडेड यूज के लिए यूज कर लिया, यूज करने के बाद मैं इंडिया में अगर क्लियर कर रहा हूं तो भी मेरे को जो एग्जम्पशन दिया गया था ड्यूटी का वो देना पड़ेगा। तो सर क्या वैल्यू पे दूंगा, वैल्यू कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी। सर डिफरेंशियल ड्यूटी तो पता है 20% देना है, लेकिन सर क्या वैल्यू पे देना है, क्योंकि 2 साल में तो मशीन डेप्रिशिएट हो गई होगी। इन्होंने ये बताया कि सर मशीन जब आप मंगाए थे, सुनिए, आपने क्या किया, कैपिटल गुड्स को बेच दिया, डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। यस सर, मैंने जो इंटेंडेड यूज था, इंटेंडेड यूज कर लिया, अब मैं उसको बेच रहा हूं, तो ये बोल रहे हैं वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी। जो भी आपको एग्जाम किया था, समझ लीजिए आपको पूरा 30% एग्जाम किया गया था जब आपने इंपोर्ट किया था, 30% दे देना, लेकिन क्या वैल्यू पे दूं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालूं? तो इन्होंने बोला सर कुछ नहीं है, जो आपने इंपोर्ट किया था वो वैल्यू लीजिए। सर फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर के लिए आपको रिडक्शन, मतलब समझ लीजिए आपने सिर्फ 3 महीने यूज करके डोमेस्टिकली क्लियर कर दिया, तो सर सिर्फ 4% का रिडक्शन मिलेगा वैल्यू में। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा। तो सर कैसे डेप्रिशिएशन होगा, 4% पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर 16% का डेप्रिशिएशन आप ले सकते हो, सेकेंड ईयर 3% पर क्वार्टर फॉर 4 क्वार्टर, मतलब 12% का डेप्रिशिएशन, थर्ड ईयर 3% फॉर 4 क्वार्टर 12%, फोर्थ ईयर 2.5%, फिफ्थ ईयर 2.5%, सिक्स्थ ईयर अगर मैंने सर समझ लीजिए उसको डोमेस्टिकली क्लियर कर दिया, पर क्वार्टर आपको डेप्रिसिएशन 2% मिलेगा फॉर 4 क्वार्टर, मतलब 8% का डेप्रिसिएशन। मतलब सर 10 साल बाद किया, अरे 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, हमेशा याद रखिएगा 5th ईयर के बाद हमेशा पर क्वार्टर 2% का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू यहां पे लिख लीजिएगा, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी आपको अलाउ किया गया था, उतना ड्यूटी आपको देना है अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, नो अपर लिमिट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सर पॉइंट क्लियर हो गया है। याद रखिएगा, आपने गुड्स मंगाए इंडिया के बाहर से, मशीन मंगाए, मशीन को क्लियर करा लिया, 20% का समझ लीजिए एग्जाम्पशन मिला था, या समझ लीजिए पूरा 30% का आपको 30% ड्यूटी था, 30% का एग्जाम्पशन मिलते हुए आपने 0% ड्यूटी दिया था। अब जब ये मशीन को इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज कर लिया है, इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज हो चुका है, अब इस गुड्स को अगर आप क्लियर करते हो डोमेस्टिकली तो आपको देना पड़ेगा ड्यूटी। क्या वैल्यू पे दूंगा सर, क्या वैल्यू पे? रेट ऑफ ड्यूटी तो जो कंसेशन मिला था वो दे दूंगा, लेकिन वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इन्होंने बोला कि पहले क्वार्टर के लिए, पहले ईयर के लिए 4% का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, बेसिकली 4% इंटू 4 क्वार्टर 16%, सेकेंड ईयर से 3% का मिलेगा, थर्ड ईयर से 3%, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर 2.5 एंड 2.5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको मिलेगा सिर्फ 2% का रिडक्शन पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। यस सर, पॉइंट क्लियर है। रेट एज आर पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। डेप्रिसिएशन कब से मिलेगा सर? फ्रॉम द डे पुट टू यूज टिल द डेट ऑफ क्लियरेंस। फ्रॉम द डे ऑफ पुट टू यूज टिल द डेट ऑफ क्लियरेंस आपको डेप्रिसिएशन ले लेना है। डेप्रिसिएशन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगा उस पे आपको
ड्यूटी देना है जो एग्जम्प्ट किया गया था एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट से लेके टिल द टाइम ऑफ क्लियरेंस आपको जो ड्यूटी दे रहे हो उस पर 15% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यस सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी चार्ट अगर आपको बनाने का मन हो तो बना लीजिएगा, गंदा सा चार्ट है लेकिन अगर आप लिख के रखोगे तो याद रहेगा। राइट एवरीवन, यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का चैप्टर क्लोज होता है। बाबा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन क्लोज करता हूं।